नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और देवभूमि डायलॉग में आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं परिचय की देने की कोई जरूरत नहीं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो देवभूमि उत्तराखंड के लाल हैं, वो जाने माने गीतकार हैं और न जाने कितनी कालजयी रचना उन्होंने की है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रसून जोशी जी की, जो आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसून जोशी जी देवभूमि डायलॉग के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और देवभूमि डायलॉग जो आपने ये प्रयास ये आपका है, ये अपनी ऊंचाइयों को पहुंचे और इसका लाभ लोगों को मिले, इससे बहुत लोग जुड़ें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा आपके पूज्य पिताजी को जिनका स्वर्गवास हो गया था पिछले महीने। देवभूमि डायलॉग की ओर से हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और प्रसून जी, शुरुआत करते हैं। आपका जन्म अल्मोड़ा के दनिया में हुआ था और उसके बाद आपने शुरुआती शिक्षा जो थी वो गोपेश्वर और नरेंद्र नगर में ली थी। कुछ मैं आपकी वहां उस दौर की यादें जानना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि मेरा जन्म अल्मोड़ा में हुआ और जो आपके बचपन के जो वर्ष होते हैं, किसी के भी जीवन के जो बचपन के वर्ष होते हैं, वो आपके अवचेतन में कहीं ना कहीं रहते हैं। और मेरे लिए भी पहाड़ों में बिताया गया जो जीवन है वो मेरी धमनियों में कहीं जीवित रहता है। और वहाँ की जो संस्कृति है और वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो लोकगीत हैं, वहाँ की परंपराएं हैं, सब मिला करके देखिए एक व्यक्ति जो होता है वो क्या है, हम अदरवाइज क्या है। आप देखें तो हम एक शरीर हैं, लेकिन आप एक शरीर के अलावा एक नैरेटिव हैं। आपका नाम रमेश जी हैं, आप हैं या मैं हूं, हम एक तरह की नैरेटिव है। एक छोटी छोटी मोतियों से बुनकर एक माला के जैसे वो नैरेटिव होता है। वो नैरेटिव आपका कहाँ से बनता है? वो आपका नैरेटिव आप जहाँ रहते हैं, आपके परिवेश में, आप जिन रिश्तेदारों से संपर्क में रहते हैं, उन लोगों से जो आपकी बातचीत होती है, जो आप सीखते हैं, उससे धीरे धीरे आपका वो नैरेटिव बनता है। आपको वो अलग बनाता है एक दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि आपका जो अनुभवों का क्षेत्र है वो अलग होता है। जो आपके छोटे छोटे अनुभव प्रसंग जीवन में होते हैं वो आपको एक अलग इंसान बनाते हैं। तो मेरे लिए जब मैं बचपन में था तो मेरी नानी रहती थी। मैं अल्मोड़ा में पला बलहड़ नहीं, वहाँ पर मैं उतना समय नहीं बिता पाया। उत्तराखंड के और भागों में मैं रहा, खासकर गढ़वाल में मैंने समय बिताया। चाहे वो चमोली में गोपेश्वर हो या फिर नरेंद्र नगर हो, इन जगहों में मैंने समय बिताया। लेकिन पहाड़ में जो हवा बहती है वो एक तरफ से दूसरी तरफ तो वो एक ही हवा है जी। और वो जो देवभूमि की हवा है वो एक ही हवा है। और उसने मुझे मेरे अवचेतन में इस तरह से बैठी हुई है कि मेरी जो पुस्तक मेरी आई थी उसका नाम था धूप के सिक्के। और वो धूप का मैंने जिक्र ही इसलिए किया था क्योंकि बार बार मेरी कविताओं में, चाहे तू धूप है झम से बिखर हो आया हो, धूप के मकान हो, तो धूप का प्रयोग, धूप की जो सिमिली है उसको मैं बार बार प्रयोग उसका करता हूँ। और इसलिए करता हूँ क्योंकि पहाड़ों में जो रहते हैं वो जानते हैं कि धूप और छांव का ही तो पूरा खेल है। खटिया सरकती है, व्यायाम सरकते हैं, लोग सरकते हैं धूप के साथ साथ, और दिन का वो क्रम चलता है। तो मेरे जीवन में मेरे अवचेतन में पहाड़ पूरी तरह बसता है। और मैं कहीं भी रहूं, जब भी मुझे प्रेरणा की आवश्यकता होती है, मैं आंख बंद करके पहाड़ों में पहुंच जाता हूं और वहीं से मुझे दिशा मिलती है, वहीं से मुझे आंसर्स मिलते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रसून जी कि जब भी आपको प्रेरणा की ज़रूरत होती है आप पहाड़ों का रुख करते हैं। लेकिन जब आपको मालूम चलता है कि ये पहाड़ खाली हो रहे हैं, यहाँ के गांव खाली हो रहे हैं, यहाँ मकानों में बरसों से ताले लटके हैं, माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी पीड़ा है, तब आपके दिल में क्या आता है? बहुत बुरा लगता है। खासकर मैं जब भी उत्तराखंड जाता हूँ और उन जगहों में जाता हूँ पहाड़ों में
जहाँ मेरा बचपन बीता है। और हम लोग तो स्वच्छंद जीवन पहाड़ में हमने जिया है। चाहे बुरांश के फूल तोड़ने हम जाते हों या काफल लेने के लिए जाते हों, लेकिन उन्हीं उन्हीं गाँवों से, उन्हीं जगहों से मैं गुजरता हूँ और ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक निर्जन हो गई है वो जगह। वहाँ लोग नहीं रहते हैं या कम लोग रहते हैं, तो पीड़ा होती है। और कहीं न कहीं ये सोचने को हम मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ कमी रह गई, जी। कि इतनी सुंदर भूमि को जहाँ जहाँ पर आप सिर्फ सशरीर ही नहीं, कल्पना से भी रहना चाहते हैं, हुँ। जहाँ आप अपनी यादों में भी रहना चाहते हैं, भूल जाइए फिजिकली वहाँ रहना चाहते हैं, आप वहाँ अपनी यादों में भी उसको संजो कर रखना चाहते हैं। ऐसी जगह लोग क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि पहाड़ के लोग पहाड़ की हवा, पहाड़ का पानी जो है उसको कभी भी छोड़ना चाहेंगे, अगर उनके सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं आ जाएगी, ऐसी कोई विपदा नहीं आ जाएगी, ऐसी कोई अनआंसरेबल जिसका कोई उत्तर ना हो, ऐसी स्थिति नहीं आएगी, वो लोग नहीं छोड़ना। प्रसून जी, जो आंसर मिलते हैं कि लोग माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, वो आंसर छुपे होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, लाइवलीहुड की खोज में। वो आंसर छुपे जी, होते हैं कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। जी, बिल्कुल, उसके उत्तर वहाँ हैं। और जब बार-बार ये सवाल उठते हैं तो इन पर चर्चाएँ भी बहुत होती हैं। आपके ही माध्यम से मैं चाहे सरकार के कई कार्यक्रमों में वहाँ देहरादून आया हूँ या उसके अलावा लोगों से मिलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव डन इनफ टू टेबल दिस इश्यूज़। हमने उन समस्याओं को सामने रखा है, बार-बार रखा है। जी। और ऐसा नहीं है कि उन पर चर्चाएँ नहीं हुई हैं, चर्चाएँ भी हुई हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्यों उसका जो एग्ज़ीक्यूशन है, वो उसको अब जो एक मूर्त रूप देने की जो बात है, उसमें कहाँ है ऐसा है, कौन-सी ऐसी कमी रह गई है? आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी डिस्कस दैट एंड दैट व्हाट इज़ दैट वी आर मिसिंग, वो क्या है? कहाँ वो कमी रह जाती है? बार-बार इस पर चर्चाएँ तो बहुत करते हैं हम लोग, और जितने भी पहाड़ के चिंतित लोग हैं, हितैषी हैं, आपके जैसे लोग, हम अपनी एक लिमिटेड तरह से मैं भी कोशिश करता हूँ, तो क्यों ऐसा होता है कि वो नहीं हो पाती? तो अब चर्चाओं का वक़्त इस बात का नहीं है कि समस्याएँ क्या हैं? पलायन की समस्या हो, रोज़गार की समस्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो, ये हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब हम बात करें कि इनका निदान क्या है। निदान पर अब फोकस होना चाहिए। बार-बार समस्याओं को सामने रखना और चिंता व्यक्त करना, क्योंकि चिंता तो ठीक है, हम व्यक्त करते हैं। मैंने कई बार पहाड़ों में जाकर ये भी कहा है कि यहाँ पर हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे बार-बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहाड़ के लोग संवेदनशील होते हैं, मूलतः संवेदनशील होते हैं। और आप क्रिएटिव फील्ड में देखें तो मुझे इतने सारे पहाड़ के लोग, मुझे बम्बई में जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं। मेरा दूसरा जो व्यवसाय जिससे मैं जुड़ा रहा जीविकोपार्जन के लिए, वो विज्ञापन जगत है, जहाँ मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी जो विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी है उसका चेयरमैन भी हूँ, मैकैन का। उसके नाते भी मैं देखता हूँ लोग कमर्शियल क्रिएटिव वर्ल्ड में आकर जीविकोपार्जन के लिए जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं उनको ट्रेनिंग की, कहीं वो भटकते हैं। वो भटकना क्यों है? वही है, एक सही उत्तराखंड रास्ता नहीं मिल पाया। हाँ, नदी तक नहीं भटकती है, जाकर अपने सागर को पा ही लेती है। तो उत्तराखंड के लोग क्यों भटके? लेकिन प्रसून जी, मैं इसलिए भी, आपने बहुत अच्छी बात की जब आप लाइवलीहुड की बात करते हैं सर। हमारे पास पर्यटन, हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है सर। आप देखिए ना, हमारे पास बर्फ है, हमारे पास हर तरह का मौसम है, साफ पानी, हवा, हमारा खान पान बहुत अच्छा है, हमारे साथ प्रकृति ने अद्भुत दृश्य दिए हैं। लेकिन हम अपने पर्यटन को उस लेवल तक नहीं ले जा पाए ताकि हम ज़्यादातर लोगों का रोजगार अपने पर्यटन से जोड़ पाएं। आपको लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको ज़्यादा टैप करने की ज़रूरत है, जिस पे हम ज़्यादा फोकस करें? जी, देखिए, और मैं बहुत इसके बारे में
ये इस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है। आपके ही टूरिज्म सेमिनार्स में भी मैंने कई बार हिस्सा लिया है और हमने मुख्यमंत्री जी के साथ भी इस पर चर्चा की है और अदर जितने विशेषज्ञ हैं उनसे भी मैंने ये साझा की अपनी बातचीत की इस पर। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे उत्तराखंड में टूरिज्म की अपार संभावना है और मैंने ये कहा भी है कि टूरिज्म की तरफ जाने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन बहुत कॉशियसनेस के साथ। हमें बहुत सेंसिटिव टूरिज्म की आवश्यकता है। देखिए, ये सेंसिटिव वर्ड्स को हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ का जो इकोसिस्टम है, ताना बाना है, वो बहुत डेलिकेट है। इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर। वहाँ पर जो है टूरिज्म की क्रूरता से बचने की बहुत आवश्यकता है। टूरिज्म कई बार बहुत सुपरफिशियल हो जाता है, उस जगह के इकोसिस्टम को नजरअंदाज करता हुआ टूरिज्म बढ़ जाता है। वैसा एग्रेसिव टूरिज्म हमें नहीं चाहिए। हमें एकदम शानदार, खूबसूरत, सेंसिटिव टूरिज्म चाहिए और उसके लिए मैंने पहले भी सुझाव दिए थे कई बार कि देखिए, आज हम लोग वेलनेस की बात करते हैं, बहुत विश्व में वेलनेस की बात होती है और अगर आप देखें तो आप और मैं भी जानते हैं कि कितने अच्छे वेलनेस रिजॉर्ट्स कई पहाड़ों में हैं, चाहे वो मैं किसी का एक का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पर विश्व स्तरीय काम हो रहा है जी। वो टॉप एंड में तो हो रहा है, लेकिन उसको बढ़ाकर रोजगार में अभी कन्वर्जन उसका नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उसकी संभावनाओं को नहीं सही से समझा है। यही नहीं है कि जैसे कहीं और लोग जाते हैं वैसे ही उत्तराखंड में आ जाएं। ऐसा टूरिज्म नहीं आएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमें चाहिए भी नहीं वैसा टूरिज्म। हमें ऐसा टूरिज्म चाहिए जो संवेदनशील टूरिज्म हो। अब उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज एल्डरली लोग हैं जी, वो लोग और देखिए, जो हम हमारे देश में आने वाले कई देशों में ऐसा हुआ है। जापान में आपने देखा है कि अब लेट मी टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग पावर। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो एल्डरली जनरेशन है उनके पास स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगी और हमारे देश की जो क्षमताएं हैं लोगों की स्पेंड करने की, वो भी बढ़ेगी। और ये जो तरह का टूरिज्म है, जहां पर लोग आज हैं अपने परिवार में बुजुर्गों के साथ टूरिज्म करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसी जगह नहीं मिलती जहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, व्हील चेयर जैसी सुविधाएं प्रॉपरली अवेलेबल हो, उनको डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल हो। इस तरह का एक सेंसिटिव टूरिज्म, जहां पर पूरा परिवार हम उसको सिर्फ एक रोमांटिक टूरिज्म और एक हनीमून ट्रैवलर के उससे ना देखें, या एडवेंचर के देख लिया, क्योंकि पहाड़ है तो उनको वहां पे एडवेंचर हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि एडवेंचर से भी कहीं आगे एक सेंसिटिव टूरिज्म जिसकी आवश्यकता होगी, उससे जुड़े हुए लोगों को अगर सामने लाया जाएगा तो आई थिंक वेदर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरमेंट, जहां हमें उत्तराखंड की जो डेलिकेट देवभूमि का सम्मान करते हुए, वहां पे लोगों के संस्कृति का सम्मान करते हुए, कि उस संस्कृति जो भी हम करें वो उस संस्कृति के साथ हम बिल्कुल सम्मान के साथ बढ़ते दिखाई दें। बिल्कुल ऐसा ना हो कि लोकल कल्चर को साथ में लेकर इकोसिस्टम को समझकर एक टूरिज्म वहां पे पैदा हो सकता है और वो विश्व स्तरीय टूरिज्म हो सकता है। जो कि आपने सही कहा प्रसून जी, और खासकर आपने देखा होगा कि सरकारें लगातार एफर्ट कर रही हैं और मुझे याद है पिछले मुख्यमंत्री तो मुंबई पहुंचे थे फिल्म प्रोड्यूसर से मिलने के लिए। फिल्म शूटिंग का एक प्रसिद्ध डेस्टिनेशन देवभूमि उत्तराखंड बन सकता है। आपको लगता है कि प्रसून जोशी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाने में या फिल्म शूटिंग के डेस्टिनेशन को बनाने के तौर पर? देखिए, मैंने हमेशा अपनी सेवाएं बिल्कुल प्रस्तुत की हैं और आपके कई बॉडीज में मुझे आमंत्रित भी आप लोगों ने किया है। वहाँ पर उत्तराखंड की जो सरकार के तरफ से मैं कह रहा हूँ कि लेकिन वो प्रयास जो हैं उनको अभी थोड़ा और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। शुरुआत अच्छी होती है और उसके बाद वो कहीं फिजल आउट हो जाता है जी। और फिजल आउट होने का कारण सिर्फ यही है कि देखिए, कहीं तो किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ती है, पर जब उसके शुरुआत के बाद वेल बिगन इज हाफ डन, आई डोंट बिलीव वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज जस्ट अ बिगिनिंग। अच्छा, आपने अच्छी शुरुआत की, अच्छी चीज एक स्कीम अनाउंस की, उसके बाद एक और लेयर होती है एग्जीक्यूशन की लेयर जी।
वो एग्जीक्यूशन की जो लेयर है जिसमें लगातार उस पर यू एग्जामिन योर प्रोग्रेस, यू सी हाउ फार यू रीच्ड, हाउ फार यू कम, आप सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। एक जवाबदेही होती है चीजों को शुरू करने के बाद, अपने से ही होती है, क्योंकि फिर तो वो सिर्फ ऐसा ही होगा कि एक आपने कोई एक स्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन सर इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए, यही तो सबसे बड़ा सवाल। गवर्नमेंट कहती है कि साहब हम फिल्म पॉलिसी लेके आए, हमने बड़ी लिक्विडेटिव फिल्म पॉलिसी रखी है और हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म शूटिंग चाहते हैं क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होता है किसी भी स्टेट को, उसका पर्यटन भी बढ़ता है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए? बिकॉज अभी तक जो प्रयास होते हैं ना वो वन टाइम एफर्ट्स होते हैं। देखिए वन टाइम एफर्ट से कुछ नहीं, वो जिसे आप फॉलो अप कहते हैं। किसी भी चीज को आप एक फिल्म ही ले लीजिए, आप फिल्म की अच्छी सी बातचीत की हमने, यार एक फिल्म बनाते हैं, फला सब्जेक्ट पे एक फिल्म बनाते हैं। मैंने एक फिल्म लिखी थी भाग मिल्खा भाग, मुझे याद है 2.5 साल का वक्त मुझे उस फिल्म को कंप्लीट लिखने में लगा था। और वो 2.5 साल का वक्त के दौरान मैंने लगातार कोशिश की, चाहे वो मिल्खा सिंह जी के साथ मैं मुलाकातें करता रहा या उस समय के स्पोर्ट्स को समझने के लिए उस वक्त जो ओलंपिक एसोसिएशन थी या जो भी हमारे देश में चीजें थी, संस्थाएं थी, उनके बारे में अध्ययन करना, उनको समझना, उनसे मिलना, एक पूरी प्रक्रिया होती है उसको पहले। फिर उसके बाद प्रोडक्शन से आप जुड़ते हैं और प्रोडक्शन से बात करते हैं, उसको फिर प्रोडक्शन में उस फिल्म को लिया जाता है, एक्टर्स आते हैं, म्यूजिक आता है, तमाम तरह की चीजें आती हैं। तो एक सोच से कि ऐसी फिल्म बनाई जाए, हम फिर देखते हैं धीरे धीरे वो फिल्म बनती है और बनकर फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये पूरी, अगर इसमें कहीं भी बीच में एक प्रोसेस की एक कड़ी आप हटा दें और आप सोचे हमने बड़ी अच्छी बातें कर ली, फिल्म बन जाएगी, फिल्म स्वयं तो नहीं बनेगी। ठीक बात है। फिल्म के लिए आपको यू विल हैव टू रोल योर स्लीव्स एंड गेट आउट देयर एंड वर्क। जब तक आप उसको मूर्त रूप देने के लिए उतरेंगे नहीं, तब तक वो चीज जो है आपको स्वांतः सुखाई रह जाएगी। वो फिर आपको अच्छा लगेगा कि मैंने अच्छी बातें की और अच्छे सब्जेक्ट्स उठाए। हम चिंताएं भी व्यक्त करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत समय से हम उत्तराखंड की जो मूल समस्याएं हैं उस पर चिंता करते आ रहे हैं। और टूरिज्म आपने कहा, टूरिज्म को चाहे आपको फिल्म टूरिज्म की बात की आपने, या मैंने आपको वेलनेस टूरिज्म की बात की, या इको फ्रेंडली एंड सेंसिटिव टूरिज्म की बात की, ये सारी चीजें हम बात करते आ रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक एक करके इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, चाहे वो उसके अलग विभाग बनाए जाएं, चाहे उसके लिए एक, अगर उसको प्रोफेशनली मैं क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ हूं और मैं देखता हूं कि जब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सीईओ उसका अपॉइंट करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखते हैं, उसकी एक टीम बनाते हैं, तो उसमें एक गंभीरता आती है। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग विच वी वांट टू गेट डन, अब उसको थोड़ा ज्यादा गंभीरता से करने की आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड से जुड़े हुए लोगों में कहीं भी मंशा की कमी है या इस बात की कमी है कि वहां पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कमी कहीं है तो वो एग्जीक्यूशन में है। और उसे आप सीरियसली एग्जीक्यूशन पे लग जाइए। मेरे ख्याल से सीरियसली एग्जीक्यूशन। प्रसून जी, अगर मैं उत्तराखंड के कल्चर की बात करूं, हमारा कल्चर बहुत अलग है साहब, बहुत विविध है। मसलन मैं अगर जब आपके बारे में जिक्र आ रहा था तो कई बेटियों का ये कहना था कि आपसे ये ज़रूर पूछें कि हमारे यहाँ पर जो खासकर हमारी बेटियाँ, आपको प्रसून जी जान के बहुत खुशी होगी, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जो हमारे यहाँ की परंपरा है, ऐपण, उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है और उत्तराखंड की कई बेटियां, मैंने सुना, मुझे बहुत खुशी होती। ये इन बेटियों के लिए आपका क्या मैसेज है प्रसून जी? मुझे लगता है कि पहले से ही मैं मानता रहा हूं कि उत्तराखंड की जो बेटियां हैं वो कमाल है। मतलब मैं नतमस्तक हूं उनके साथ, उत्तराखंड की महिलाओं के साथ। वो जिस तरह से, मैंने तो बहुत गीतों में अक्सर जिक्र किया है, मेरा एक गीत भी है, बहुत पहले मैंने लिखा था, माटी कि सने हाथ माटी की खुशबू लिए, रची धूप माथे पे बूंदे लिए, जाने कितने बाजू तू बाहों में लिए, कितनी चाहते अपनी राहों में लिए, तेरी बांसुरी से चूल्हे जले। जी। अब देखिए वो पत्नी से जो सुलगाती थी, बचपन में मुझे याद है मेरी नानी जो है चूल्हा जला, तेरी बांसुरी से चूल्हे जले,
तू ये साज छेड़े तो जीवन चले, फसलों में बालियां हैं तेरे कान की, टीका करे तुझे हवा, मौसम सलामी दे रहा, धूल से करे तू सिंगार, बहती चली जा तू है धार, इस जमी को सवार, इस जमी को सवार, वाह। सने हाथ मट्टी की खुशबू लिए, रची धूप माथे पे बूंदे लिए। तो ये मैंने बचपन से देखा है कि उत्तराखंड की महिलाएं घास भी काट रही हैं, वो प्रधानी हमारी जो है घास भी काटने जा रही है, वो हमारे संस्कार गीतों में भी वो संस्कारों को भी जिंदा रख रही है, और वो बच्चों को भी पाल रही है। और इसके अलावा शिक्षा में भी जब हम बात करते हैं तो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन किया है। और हमारे देश, हमारे उत्तराखंड से इतनी विदुषी महिलाएं निकलती हैं और इतनी खुशी होती है मुझे ये देख करके। और जैसे आपने कहा, मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को, पहाड़ की महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाए, उनके हाथ में बागडोर और कसके दी जाए, तो उत्तराखंड का उद्धार संभव है। मुझे लगता है उत्तराखंड का जो भविष्य है वो हमारी माओं के और बेटियों के हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। आपको कभी कभी याद आता है, खासकर आपने मांगल गीत का, संस्कार गीत का जिक्र किया, या उत्तराखंड की पिछौड़ी है, या मांगटीका है, या गुलोबंद है, ये एक अलग खास पहचान देते हैं हमारी मातृशक्ति को, पूरी दुनिया में सबसे अलग कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए वो तो संस्कृति की हमारी पहचान है। वो जो हमारे यहाँ रंग वाली पिछौड़ा पहनती हैं महिलाएं, या जो जिस तरह से वो संस्कार गीत गाया करती हैं, और मुझे तो अपनी ग्रैंड मदर की याद है, और मेरी माँ मेरे साथी हैं, तो वो भी संस्कार गीतों में एक पुस्तक भी लिख चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि इतने सुंदर संस्कार है हमारे पहाड़ के। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि बहुत ही डेलिकेट है। देखिए, बांसुरी जैसी चीज़ है, एक उसके अंदर एक मर्मर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो मर्मर है उसमें, एक डेलिकेट नुआंस है उसके अंदर। और इसीलिए आवश्यकता ये है कि जब ढोल का स्वर होता है तो कहीं ऐसी बांसुरी जो होती है वो कहीं खो जाती है, वो सुनाई नहीं देती। इसलिए आवश्यक है कि शोर के बीच हम पहाड़ की संस्कृति को प्रयासों से जीवित रखें, चाहे वो हमारी भाषाएं हों। हमारी पहाड़ की जो भाषा है, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, बहुत सुंदर भाषाएं हैं, और बहुत उनमें लिरिसिज्म है, एक लय है उसमें। मैं तो अक्सर तू धूप है झम से, अब वो झम घाम लाग रहो, झम है गो झम। अब वो झम शब्द जब मैंने बॉलीवुड में प्रयोग किया था तो लोगों को लगा छम है। मैंने कहा छम नहीं है, वो छम छम पायल नहीं है, ये झम है। ये वो एक जो पहाड़ के लोग समझ सकते हैं कि वो धूप जो झम से आती है वो क्या होती है। वो एक जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओनोमोटोपोइया, जो शब्दों से हमारे आप देखेंगे पटपटाट, कचकचाट, आप देखेंगे शब्दों का, हाँ, शब्दों में जो ध्वनि होती है ना, उसे बहुत हमारी पहाड़ी भाषाओं में आप देखेंगे ध्वनि का प्रयोग बहुत है। और उस ध्वनि के माध्यम से आप देखेंगे उसमें लयात्मक हो जाता है, गेय हो जाती है वो चीजें, है ना। तो वो चीजें जीवित रखने की आवश्यकता है। और ये जब तक आप समझाएंगे नहीं, ये नुआंस जो है, ये जब तक समझाएंगे नहीं, इसको सामने नहीं लाएंगे। और मैं कोशिश करता रहता हूँ अपने गीतों में, कई जगह वो परिलक्षित होते हैं। किसी बार एक बार हम गीतों पर ही सेशन करेंगे तो मैं आपको पढ़कर और सुनाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किए हैं, और वो सब पहाड़ों की वजह से आए। नहीं तो मुंबई में रह, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी में कहते हैं ना, बहुत जोरल घाम लाग रहा, या बहुत जोरक दियो होना, या पड़ गया, या आज तो बहुत है ठंड हरा आग जलावा। मतलब वो आपको याद आती है कि बचपन में ये सब चर्चाओं में आता था? किले नहीं, मेरे को ये बताइए आप कि कैसे नहीं आएगी आपको याद? वो तो आपके होने का एक हिस्सा है, वो आपके होने का हिस्सा है। जैसे मैंने कहा ना कि हम सब लोग एक नैरेटिव हैं, अदरवाइज क्या है, हम एक शरीर ही तो हैं। वो हमारे होने का हिस्सा है, तो वो तो हमेशा याद आएगी ही। देखिए, एक और चीज देखिए, इट्स ये डेलिकेट कल्चर है, बड़ा नाजुक है। ये ओस की बूंद है ना। मैंने तारे ज़मीन पर लिखा था कि देखो इन्हें, यह ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे।
अंगड़ाई लें फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसते फिसल कर। अब ये पूरी इमेज आप देखिए, तो जो पहाड़ों में पला बड़ा है वो ये इमेज को इतनी आसानी से समझेगा, क्योंकि वो पापड़ के पत्ते होते हैं, उन पर आप पानी बहता हुआ फिसलता हुआ कितना देखते हैं और कितना खूबसूरत लगता है, वो हमने बचपन से देखा। अब ऐसे ही हमारा कल्चर, ऐसे ही डेलिकेट हमारा कल्चर है, उसे अंजलि में भरकर संजोने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ भाषाओं में आप देखें और चीज, अब गंध के लिए इतने सारे शब्द थे। एक बार मेरे मित्र मुझे बता रहे थे कि इतने सारे शब्द हमारे यहाँ गंध के लिए थे जी। सिर्फ तरह तरह की गंध। बक्से से आ रही तो बक्सैन कह देंगे उसे, कहीं से चुरैन कह देंगे। वो एक, तो वो आप देखिए कितनी भाषाएं जिनके पास इतने इतने गंध के लिए शब्द हैं। ये बदबू है या खुशबू है, लेकिन हमारे यहाँ बदबू और खुशबू के भी प्रकार हैं। ये दिस इज द डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। ऐसे ही हमारे कल्चर में है, ऐसे ही हमारे गीतों में है। कहते हैं ना, हमारे यहाँ मिर्च जलाते थे, किसी को नजर लग जाती थी, मिर्च घुपा के डालते हैं तो पूछते हैं खोशैन है रहे नहीं है रहे। हाँ बिल्कुल, उससे फिर खांसी आती है और वो बिल्कुल। अब वो कहाँ से निकले ये चीजें निकली है उस, देखिए कोई भी कल्चर जो होता है उसकी जो इंट्रिकेट वो जो कहते हैं ना वायरिंग होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारे उत्तराखंड के लोगों की वायरिंग ऐसी है, वो चीजों को की सूक्ष्म को देखते हैं, वो स्थूल निगाह नहीं रखते, वो स्थूल नहीं, वो सूक्ष्म से की दृष्टि है उनकी। जैसे आज के जमाने में इसलिए आवश्यकता है, देखिए हम लोग आपस में जल्दी में रहते हैं। यू आर लिविंग इन अ ट्विटर जनरेशन, यू आर लिविंग इन अ क्रिप्टिक, मतलब छोटी बात करनी। मोटी बात बताओ भाई, मोटी बात बताने वाला आपको पहाड़ में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। वो आपसे कहेगा कि जरा बैठो यार बात करते, और वो फिर थोड़ा धूप में सरकेगा और थोड़ा आराम से एक चीज को, सो जिसे कहते हैं कि विलंबित, वो विलंबित है। वो वहां के सुरों में भी आपको मिलेगा, दारा रे ना ना रे ना रे ना ना ताने ना ना ना। आप देख रहे हैं डेलिकेट चल रहा है, काम चल रहा है, मुर्कियां हैं, खटके हैं। वो चीजें आपको जो है वो आसानी से नहीं मिलती। लेकिन कोई ऐसा गीत आपको याद है, जैसे मैं देखता हूं कि बेड़ो पाको बारो मासा, ये सबके दिमाग में है। अब प्रसून जी, अब बेड़ू पाको बारह मासा और नारायण काफल पाको चैता, अब बेड़ू देखने पे भी नहीं मिलता और काफल भी अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने उतना वो सीरियसनेस नहीं दिया काफल को, जबकि ये हमारी पहचान बन चुके हैं। मतलब पूरी दुनिया में हमें इस गीत ने पहचान दिलाई, और बेड़ू, काफल, हसालू, पुलम, आड़ू, खुमानी, इसका कुछ आपको याद आता है जिक्र? बहुत किलमोड़ी खाते थे हम लोग, हिसालू खाते थे, और मैं किसी से कहता हूँ कि भाई कंडाली या सिसुड़ा, जिसे हमारे गाँव में सिसुड़ा कहते हैं, गढ़वाल में कंडाली कहते हैं, वो अब वो गुजरते हुए जा रहे हैं और सिसुड़ा लग गया है और वहां पे शरीर में दाने पड़ने लगे। अब ये जो अनुभव है ना, देखिए ये मुझे जब मैं बताता हूँ लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता, लेकिन कहीं आपको लगा है सिसोड़ा? अरे बहुत लगा है सिसोड़ा। वो बहुत भिगा के तो और जोरदार लगता था वो। हाँ बिल्कुल, वो जो लग जाता था उसके बाद उसके ऊपर, मुझे याद है, देखिए हम लोग तो बहुत छोटे छोटे गाँव के आसपास रहने वाले लोग रहे हैं, तो सिसुड़ा तो लगेगा ही, और सिसुड़े के बाद उसके ऊपर हम घी लगाते थे, अगर उसको ठीक करने के लिए। उसे मेरी नानी कहा थी घी लगा दो इसको। हाँ। तो वो घी लगाकर उसको जो है शांत करते थे। तो वो है हिसालू की जो झाड़ियां हैं, अब उससे किस तरह हिसालू तोड़ना है, किलमोड़ी कैसे उसको लेकर के आना है, और कौन से कच्चे पक्के ये जो होते हैं। ये कभी आपका अनुभव रहा बाल्टी लेके, जैसे हम स्कूल से आते थे, कपड़े फेंकते थे, बाल्टी लेके हिसालू तोड़ने चले जाते थे? हाँ बहुत रहा है, बहुत रहा है। सर्दियों में वो कांगड़ी बनाते थे, आप पता नहीं बनाते थे नहीं, कि एक टीन के कनस्तर के नीचे छेद करके उसमें कोयले डाल के उसमें भट भून के खाते थे। बिल्कुल। छूते खाते थे, अगर आपको याद हो। मुझे याद है बिल्कुल अच्छी तरह, एक एक चीज याद है। तो अब यही हमारे जीवन के अनुभव हैं, यही हमारे जीवन की का ताना बाना है।
और इससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। और मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं पहाड़ के इतने करीब रहा। आज जो जीवन में मेरे एक स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। जब भी आप कहीं अकेले होते हैं, एक आप स्वयं से जुड़ने की जो कोशिश करते हैं, उसे भी मैं पहाड़ की ही देन मानता हूँ। बचपन से मंदिरों में जाना, देखना, वहाँ पर लोगों के अंदर जिस तरह की निश्चलता से समर्पण भाव लोगों के अंदर है अपने, चाहे वो उनके ग्राम देवता ही हों, अब गुलजुग मंदिर छू, क्या है मतलब वहां पे एक जो आस्था है लोगों के मन में। आप सोचिए वहां जाकर लोग हमारे यहाँ तो अर्जी लिख रहे हैं, कई बार तुमको इंसाफ नहीं मिला, तुम गुलजू मंदिर जय बेर अरदास गुलजुग मंदिर में इंसाफ मिल जाए तो मिल के वहां चिट्ठी लिख दो, वहां चिट्ठी लिख दियो। अब आप ये सोचिए, इस चीज को किसी भी विश्व में जाकर आप बताएं तो ये आस्था का एक उत्कर्ष है। आप जहां पर ये मानते हैं कि मुझे न्याय मिलेगा, और ये एक तरह का, अगर आप व्यवस्था का हिस्सा देखें, सालों तक आपको शायद न्याय ना मिल पाए, आप लाइन में लगे रहें, लेकिन आपने अपने एक आस्था के मंदिर में आपने जो गुजारिश की है वहां आपको न्याय मिलता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको स्वीकार्य है। बिल्कुल। ये क्या है? ये आध्यात्म है। जब आप किसी और कटघरे में नहीं खड़े होते, आप कहाँ कटघरे में खड़े होते हैं? आप ईश्वर के कटघरे में, जिसको सबसे बड़ा निर्णायक है। हम तो एक दूसरे से शायद कानून में दांवपेच निकाल के कुछ केस जीत जाए, कुछ हारे। वहां जीत हार की बात नहीं है, वहां सच्चे न्याय की बात है, वहां सच्ची भावनाओं की बात है। और जब सच्ची भावनाओं की अदालत में आप खड़े होते हैं तो आप अपनी कॉन्शियस से न्याय मांगते हैं। आप अपने, आपका जो आपका अंतर्मन है उसे आप निर्णायक सिद्ध करते हैं। भगवान तो एक तरह का प्रतीक है, जो आपका देवता की जो प्रतिमा है वो तो एक प्रतीक है, लेकिन न्याय आप किससे मांगते हैं? न्याय आप अपने अंतर्मन से, अपने कॉन्शियस से मांगते हैं। ये सब चीजें अगर आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो कई मायनों में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक संस्कृति है। वो लेकिन प्रसून जी, आपको नहीं लगता कि हमारे पास कल्चर है, हमारे पास आप देखिए ना, वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है, फिल्म डेस्टिनेशन बन सकता है, आपका स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बन सकता है, आपका नेचर डेस्टिनेशन बन सकता है, आपका वेलनेस डेस्टिनेशन बन सकता है, आपका जो तमाम तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है। हमारे पास मुझे लगता है कि हर तरह के जंगली जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, नेशनल पार्क्स हमारे पास हैं, चार धाम हमारे पास हैं। बट सर, फिर आपको लगता है कि जब फिर हम पलायन का ये रेट देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे प्लानर्स हैं, उन सब के ऊपर एक सवालिया निशान होता है। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि एग्जीक्यूशन में बहुत और प्रयासों की आवश्यकता है वहाँ पर, क्योंकि कब तक हम ये देखेंगे इतना सुंदर प्रदेश। आप बोलिए, आप पहले आप पलायन रोकिए, फिर आप टूरिज्म की बात कीजिए। देखिए, बाहर पहले अपने लोग तो वापस आए, बाहर के लोगों को बुलाने की बात आप ज्यादा कर रहे हैं, अपने लोगों को रोकने की तो पहली कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रसून जी, अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करता हूं। आपके गीतों में माँ का बड़ा प्रयोग है, चाहे वो रंग दे बसंती हो, चाहे वो तारे जमीन पर हो। ये खास भाव क्या है? देखिए, माँ की, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं उनके प्रति मैं बहुत सम्मान मेरा है, और उसका कारण भी यही है कि मैंने जो देखी अपनी, पहले तो अपनी नानी देखी मैंने, वो बहुत ही मुझे प्रिय रही है हमेशा। वो सोचिए कि जब वो विधवा हुई तो उन्होंने अपनी वो उस वक्त पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनकी एक बेटी थी, और वो शायद 18-19 साल की रही होंगी। तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया और मैंने उन्हें देखा कि वो रिटायर हुई एक प्रिंसिपल बनकर एक स्कूल की। ऐसी जो जुझारू महिलाएं होती हैं वो पहाड़ में आपको दिखाई देंगी। बिल्कुल अनुकरणीय जीवन होता है उनका, और बहुत निश्चल और अनुकरणीय थी वो। फिर मैंने अपनी मदर को देखा। मेरी माँ जो थी बहुत ही अच्छी संगीत की जानकार रही, उन्होंने संगीत में मास्टर्स किया। उसके अलावा वो गीत भी लिखती रही, पहाड़ी में कुमाऊनी भाषा में उन्होंने गीत लिखे, और लगातार टीचिंग के व्यवसाय से जुड़ी रही, और अपने इंटरेस्ट को जिंदा रख के अपने बच्चों को भी पालना
मैंने देखा कि वहाँ की महिलाओं में और एक तरह का जो एक तेज है और एक एक खासियत है, वो बहुत कम जगह देखने को मिलती है। और इस अब जब ऐसी महिलाएं आपके जीवन में हों और ऐसी माँ का जो एक रोल आपकी लाइफ में आप देखते हैं, वो आप मुझे जैसे देखने को मिला, तो आपके अवचेतन में माँ की एक छवि होती है और माँ के प्रति एक श्रद्धा होती है, माँ के प्रति एक तरह का अनुराग होता है। और अक्सर मैं उस पर चर्चा करता हूँ और माँ और बच्ची की रिलेशनशिप पे, चाहे वो तुझे सब है पता है ना माँ वाली बात हो। मुझे तो बहुत खत भी आए पिताओं के, नाराजगी वैसे तो जताई मैं थी कई पिताओं ने। नाराजगी भी जताई थी कि आप वो था ना कि जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूं मैं माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब सब है पता है ना माँ। अब इस पर पिताओं को लगा कि भाई हम ऐसे झूला नहीं झुलाते, हम वो तो ऐतराज भी मैंने किया उस पर। और मैंने फिर उनके लिए भी एक कविता लिखी, उनमें मैंने पिता की जो रिलेशनशिप है उस पर चर्चा की। फिर एक और गीत लिखा था, लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, रंग दे बसंती फिल्म के लिए। सर वो तो उसे इतना भावुक करने वाला गीत था कि मैं समझता हूँ कि और जिस तरह से फिल्माया गया था वो, मतलब कोई भी व्यक्ति उस फिल्म को देख के वो या गाना उस पूरे एक्चुअली रमेश जी, वो गाना था नहीं फिल्म में। उसका स्टोरी ये था, कहानी कि फिल्म बन चुकी थी और वो एक सीन हम लोग देख रहे थे, ए आर रहमान जी के साथ में था। और वो सीन ये था कि एक बेटे जो है, वो बेटा आर्मी में था, उसकी चिता जल रही है और माँ है, और उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक था, ला 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 तररे रा रा रा। तो मैंने रहमान जी से कहा, मुझे थॉट आ रहा है, अगर इसमें एक मैं ऐसी कविता लिखूं कि माँ और बच्चा जो है वो हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल खेल रहे, जैसे बच्चे और माँ खेलते हैं अक्सर। और माँ ढूंढ रही है, बच्चे से कह रही है कि अब मैं थक गई, अब तू कहाँ छुपा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तू अब तू आ जा। तो वो कहती है, लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर, आ जाना। और वो वहां से कहता है, क्या बताऊं माँ कहाँ हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है। अब वो कह रहा है कि मैं जहां हूं मां, मैं वहां से आ नहीं सकता हूं, ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, अभी अभी झरने से मैंने तोड़ के पानी पिया है, जैसे कि उसकी धारा को तोड़ के मैंने पानी पिया है, गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है, मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है मां, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना। अब वो सब बता रहा है बच्चा कि मैं कहाँ हूं, और उस क्योंकि वो एक हेवन है या खूबसूरत एक कल्पना का एक संसार है जी। वो कह रहा है कि लेकिन माँ मैं यहां से आ नहीं सकता, अब मैं आ नहीं सकता तो मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो सदा के लिए चला गया। तो मुझे ये जो एक ऐसा लगा कि इस तरह से अगर उसको लिखा जाए और फिर सबको अच्छा लगा, और ए आर जी ने उसको इतना सुंदर उसको आके कंपोज किया है वो गीत को, और लता जी ने उसको गाया है, तो बहुत मुझे अच्छा अनुभव रहा उस गीत को लिखने का। और ये बट गीत प्रसून जो जी, था आपने तो मूर्त है कई गीत फिल्म में लिखे और कहानी। मैं देखता हूँ कई ऐसे गीत हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था इस कोरोना काल में हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कोरोना मरीजों पर देखना सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन आज के जो गीत हैं साहब, एक तो डबल मीनिंग गीत हैं, कुछ याद नहीं रहते, बस एक उनका पॉइंट होता कुछ देर एंटरटेन कर दो। इस माहौल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि
जिसको लोक संस्कृति नहीं अगर पता होगी, तो वो गीतों की जो हमारे और या कविता की परंपरा नहीं मालूम होगी, वो शायद इस तरह से गीतों को देखे। कहीं हम लोग उसमें उसकी जो मूल स्वरूप है उस पर भटकें। देखिए, हमारे यहाँ कविता का प्रयोग, गीतों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग अक्सर सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता था कि वो मनोरंजन के लिए होता था। उसमें कई बार हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे, बिल्कुल। कई बार भी उसके माध्यम से रखते थे, कई बार अपने संस्कारों को उनके माध्यम से जीवित रखते थे। छंदों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम अपने संस्कारों को जीवित रखते थे। आप अब वो जो वो एक पूरी प्रक्रिया थी उसको समझना, कि आप देखें तो जो खेती करने के गुर थे वो हमारे यहाँ गीतों के माध्यम से जीवित रहते थे। माँ बेटी की रिलेशनशिप के ऊपर गीत होते थे, विदाई के गीत होते थे, और उन सब में कई बातें कही जाती थी, कई चीजें जीवित रखी जाती थी। वो जो गीतों का उद्देश्य था वो कहीं हम लोगों ने मुझे जैसे लगता है मुझे कि याद है सब कुछ गीत ऐसे उसमें जैसे ये भटक मोह कर मोह के हम धागे भटक तेरी कर उंगलियों से जा जी, उलझे। उसमें भटक कर कहीं कहीं हमको ये लगने लगा कि गीतों का काम जो है वो मात्र मनोरंजन है, और सिर्फ वो मनोरंजन के लिए ही उनका वो पक्ष तो हम लेके आगे बढ़ते रहे। दुकान कुछ कर दिया या कुछ अटपटे से शब्द डाल दिए, लेकिन उससे आगे मैं भी शब्दों का मैं करता हूँ प्रयोग। मसक कली एक गीत लिखा था मैंने, उड़ मसक कली मटक कली, जरा जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक। अब उसकी अगर आप उस गाने को पूरा फॉलो करेंगे तो मुझे याद है एक लड़की जो थी वो टर्मिनली इल थी, उसने मुझे हॉस्पिटल से एक लेटर लिखा था कि मैं ये गाना सुन सुनकर ठीक हुई, मैं अस्पताल से निकली हूँ इस गाने को। तो क्योंकि आप उस गीत को सुने तो वो एक आपसे उड़ान की बात कर रहा है। वो क्या होता है कि आप मनोरंजन पक्ष रखिए, लेकिन आत्मा क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों आप उसको कह रहे हैं, क्यों मेरा मन करता है कि बात कहूं, ठीक है उसमें एक मनोरंजन पक्ष रहेगा, मैं उसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन उससे कहीं आगे गीतों का उद्देश्य होता है, उससे कहीं आगे गीत हमारे होते थे, वो शायद हम कहीं भूल गए और उसमें सिर्फ उसका मनोरंजन पक्ष जीवित रहा। इसके लिए क्योंकि इस आप वजह फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, और इस समय जो कंटेंट आ रहा है या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम देख रहे हैं, फिल्मों की बाढ़ आ गई है, चाहे उनकी कंटेंट, भाषा, अश्लीलता, आपको नहीं लगता कि साहब इस सब पे एक बहस होनी चाहिए साहब? कहीं ना कहीं हम सबसे पहले भारतीय हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारे भारत के बारे में कहते हैं गायंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि बागे स्वर्गाप वर्गा स्पद मार्ग भूते भुवंती भूयो पुरुषासुरत्वात्। लेकिन जब आजकल के इन चीज़ों को देखते हैं तो कई बार हो सकता है कि लोग कहें कि साहब ये बहुत पिछले इलाके से आते हैं, इनकी सोच पिछड़ी है, बट ये सोच ये कहती है कि साहब आप इतना जो जिस तरह का कंटेंट आप सामने लेके आ रहे हैं, ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है। देखिए, मैंने एक गीत लिखा था, मणिकर्णिका फिल्म एक लिखी थी मैंने पिछले कुछ साल पहले, आप लोगों ने शायद देखी, उसमें गीत भी लिखे, शानदार थी। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, देश से हो प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। प्रसून जी थोड़ा सुना भी दीजिए ना, ये इतना अच्छा गीत है, थोड़ा सुना भी दीजिए। गुनगुना के, अच्छा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, चलिए एक मिनट। हाँ, मैं यहाँ से उसको तो ये था कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार, देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में,
चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में, अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। मान युद्ध ये सम्मान का है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। अब ये देखिए, गीत जो है भावना से आता है, शब्दों से नहीं। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि शब्दों की का आपने एक गुच्छा बना दिया और उसके साथ थोड़ी देर खेल लिया तो तुकबंदी कर दी, उसका नाम गीत नहीं है। गीत एक भावना से आता है, अंदर से। अगर आपके अंदर एक उदात्त भावना नहीं है देश प्रेम की, तो आपको वो फिर आप नहीं लिख सकते, फिर आप कहीं उलझ जाएंगे, ये इफ एंड बट में आ जाएंगे। कुछ चीजें अनकंडीशनल होती, वो आपका जो भावोद्वेग है वही आपको उस कविता तक लेकिन पहुंचाता प्रसून जी, जो मैंने कंटेंट की बात की, आज के दौर की बात की, आपको परेशान नहीं करता ये कंटेंट? मैं आ रहा हूँ। देखिए, ताली दो हाथ से बजती है। मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटर्स जो हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से, किस देश, क्योंकि परिवेश के लिए बना रहे हैं आप। एक कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसा ही हूँ और आप ऐसे ही, ठीक है, लेकिन आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आप देखिए, दो तरह के एंटरटेनर होते हैं। एक है जादूगर है जो एक हैट में से खरगोश निकाल रहा है। वो कह सकता है कि या बोतलें उछाल रहा है कि मैं अभी कहाँ हूँ पता नहीं, मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पे हूँ, ये इसका कोई ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। चलिए, आप मनोरंजन कर रहे हैं, एक तरह से कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक कहानी उठा रहे हैं किसी के जीवन से, किसी कल्चर से, किसी संस्कृति से, तो उस संस्कृति के प्रति आपका एक दायित्व बनता है। मणिकर्णिका मैं जब लिख रहा था तो उसमें मुझे लगता था कि मैं उसी तरह के, उसी परिवेश की बात करूंगा, उसी तरह की का लेखन करूंगा। भाग मिल्खा भाग में उस तरह की बात करूंगा। तारे ज़मीं पर में उस तरह के उन बच्चों के प्रति आपको संवेदनशील होना ही पड़ेगा। आप डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं और जब तक आप डिसलेक्सिया को ना समझें, तो अभी क्या करते हैं कि आप बिना समझे सब्जेक्ट को बहुत शैलो अप्रोच आप रखते हैं जी। और वो एक तो जरूरत है। लेकिन याद रखिए, अल्टीमेटली मैं कई बार ये चिंता सुनता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है और भाषा का ये हो रहा है और ऐसे गाने आ रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब मैं जन्मदिन में, मैरिजेस में उन्हीं गानों पे हमारे ही परिवारों के सदस्यों को थिरकते देखता हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं, उस गाली की निंदा करते हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं गानों पर थिरक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरे मापदंड नहीं चाहिए। अगर आपको याद रखिए कि कमर्शियल क्रिएटिव वर्ल्ड में फाइनल अथॉरिटी इज द वन हु वॉचेस द ऑडियंस। जिस दिन ऑडियंस ये निर्णय कर लेगी ये मुझे नहीं देखना है, चाहे कितना ही मुझे मेरा चित्तानुरंजन कर रहा हो, लेकिन मैं इसे नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, या इसकी तरफ मुझे जाना नहीं, ये गली मेरी नहीं है, इससे मुझे अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस। आपके पास वो शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब तक आप और वो चीज आना ही बंद हो जाएगी, आप देखेंगे। तो अपनी जिम्मेदारी भी सुनने वालों को, देखने वालों को उतनी ही समझनी चाहिए जितना दोषारोपण आप बनाने वाले पर करते। प्रसून जी, क्योंकि आपने कोरोना वॉरियर्स पे भी गीत लिखा था और अभी का जो माहौल है वाकई वो कहीं ना कहीं डराने वाला माहौल है, लेकिन उन सब के बीच में एक पैनिक का माहौल भी है। लोगों में ये विश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी है, आप ठीक हो जाएंगे, आप हिम्मत रखिए, सकारात्मक सोचिए। मैं चाहता हूं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं ये कहूँगा कि देखिए, जीवन में संघर्ष तो आएंगे और एक चुनौती हम सबके सामने है और उससे हमें लड़ना है, उस चुनौती से। मैं ये समझता हूँ कि जब तक
कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं आएगी, सबकी, हम सब मिलकर इससे नहीं लड़ेंगे। और मिलकर लड़ने से मेरा मतलब ये है कि एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे की प्रैक्टिकली मदद करना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे रिसोर्सेज से हो, जेन्युइनली मदद करना एक दूसरे की। हम जब शुरू करेंगे ऐसे माहौल में, ऐसे समय में, तभी हम कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं। ये बार बार दोषारोपण करना, बार बार ये सोचना कि कोई और नहीं अपना काम कर रहा है। देखिए, जब भी हमारा देश और विश्व के सामने हम मिसाल बनकर उभरे हैं, जब भी हमारा देश किसी चुनौती से सक्सेसफुली बाहर निकला है, तो वो समाज के जागरूक होने से निकला है, पब्लिक पार्टिसिपेशन से निकला है। बिल्कुल। जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं, सरकारें, मैं मानता हूं, अपना काम करती हैं और कर रही हैं। इस समय मैं मान रहा हूं कि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और उनसे अगर आपकी शिकायतें हैं तो जरूर कहिए, आपका अधिकार है। लेकिन अब दोषारोपण का वक्त नहीं है। अब एक दूसरे को थाम करके एक तरह से आह्वान करने की आवश्यकता है उस शक्ति की जो हम सबके पास है, और हम सबको मिलजुल कर, देखिए, कौन गलत था कौन सही था वो बाद में बात करेंगे। इस समय तो हमें जानें बचानी है, इस समय तो हमें उस कोरोना से जूझना है, और उसके लिए हमें एक मत होकर, मन दोषारोपण न करने की नीयत से एक दूसरे के साथ जुड़कर, एक दूसरे का सहारा बनकर ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। जी, जाते जाते प्रसून जी, आखिर में मैं चाहता हूं कि कोई पहाड़ी गीत अगर आप गुनगुना दें तो मुझे लगता है कि हर उत्तराखंडी को आपके मुंह से वो पहाड़ी गीत बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। छाना बिलोरी झन दिया बाजू, लगला बिलोरी का घामा, हाथे की हथुली हाथे में रौली, लगला बिलोरी का घामा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जोशी जी, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा इंटरव्यू जिसमें आपने उत्तराखंड के पलायन से लेके, उत्तराखंड के पर्यटन से लेके, उत्तराखंड के कल्चर से लेके, उत्तराखंड के युवाओं और मातृशक्ति में जो क्षमता है और आज के माहौल में कोरोना से कैसे हम लोगों को लड़ना है, इन सब पर आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब पहाड़ियों को ये बड़ा गर्व है कि कहीं ना कहीं हम सबको ये विश्वास भी है कि आने वाले समय में जिस उत्तराखंड को हम सोच रहे हैं कि साहब वो बड़े डेस्टिनेशन के तौर पे उभरे, उसमें आप अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जोशी जी, देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे अगर आज पिताजी जीवित होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि वो पूरी जीवन शिक्षा के क्षेत्र में पहाड़ से जुड़े रहे, उन्होंने बहुत काम किया। तो आपके जो प्रयास हैं उनको बहुत वो सराहते। तो रमेश जी, धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।